बीरबल की एक पहेली कहानी। बादशाह अकबर का दरबार आज अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था। सर्दी का मौसम था, पर बहस की गर्मी से पूरा माहौल गरमाया हुआ था। दरबारी अक्सर बीरबल की अद्वितीय बुद्धि से ईर्ष्या रखते थे। आज उन्हें एक मौका मिला जब दरबार के पंडित रामनाथ ने व्यंग्य करते हुए कहा, जहांपनाह, आजकल बीरबल साहब कोई नई पहेली या बात नहीं करते। लगता है बुढ़ापे ने उनकी बुद्धि को घेर लिया है। बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, बुद्धि की धार तो तलवार की तरह होती है, कसौटी पर कसने से ही पता चलती है। बादशाह ने उत्साह से कहा, तो फिर बीरबल, आज कसौटी पेश करो। बीरबल ने तुरंत रामनाथ की तरफ देखा और एक गूढ़ पहेली पेश कर दी, जिसने सबके माथे पर बल ला दिए। पहेली थी, मैं एक ऐसी चीज हूं जो धूप में हमेशा खड़ी रहती हूं, पर मुझे गर्मी कभी नहीं लगती। मैं चलती तो हूं, पर मेरे पैर नहीं हैं। यहां तक कि मैं बोल भी सकती हूं, पर मेरी जुबान नहीं है। बताओ, मैं कौन हूं? दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित रामनाथ का अहंकार चेहरे से उतर चुका था और हर दरबारी उस अदृश्य चीज के बारे में सोचने लगा। पंडित रामनाथ ने अपना गला साफ किया, बीरबल पर एक तीखी निगाह डाली, जैसे ये पहेली नहीं बल्कि कोई व्यक्तिगत हमला हो। अहंकार को बनाए रखने के लिए उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी, ये कैसी बचकानी पहेली है बीरबल, ये तो केवल शब्दों का भ्रामक जाल है। ऐसी चीजें भौतिक जगत में मौजूद नहीं हो सकती जिनमें विरोधाभास भरे हों। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए रामनाथ की बेचैनी को भांप लिया। पंडित जी, उन्होंने शांति से पूछा, क्या आपके पास इसका कोई उत्तर है? यदि आप इसका समाधान नहीं कर पाते तो हमें यह मानना पड़ेगा कि आज की कसौटी बीरबल ने जीती। रामनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर थी। वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने झुककर विनती की, जहांपनाह, यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उससे कहीं अधिक गूढ़ है। ऐसे गूढ़ प्रश्नों को सुलझाने के लिए कुछ समय चाहिए। मैं आज रात इस पर विचार करूंगा और कल सुबह आपके समक्ष इसका सही उत्तर पेश करूंगा। बीरबल ने बस एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। बादशाह ने अनुमति दी। ठीक है पंडित जी, आपको कल सुबह तक का समय दिया जाता है। याद रहे, बीरबल की पहेली का उत्तर तार्किक और त्रुटिहीन होना चाहिए। रामनाथ दरबार से सीधे अपने निवास पर पहुंचे। उन्होंने भोजन का त्याग किया और स्वयं को अपने विशाल पुस्तकालय में बंद कर लिया। उनकी प्रतिष्ठा और शायद उनका जीवन बीरबल की इस सरल पहेली पर टिका था। रात के गहरे होते ही रामनाथ ने सैकड़ों धार्मिक ग्रंथों, दर्शन की पुस्तकों और गणितीय सूत्रों को खंगालना शुरू कर दिया। पंडित जी का माथा पसीने से तर हो गया था। उन्होंने हर संभावित तार्किक उत्तर सोचा, धन, समय, ज्ञान, किंतु हर उत्तर बीरबल के कठोर तर्कों की कसौटी पर अधूरा साबित होता। जैसे जैसे पूर्व दिशा में हल्की रोशनी फैलने लगी, रामनाथ की चिंता चरम पर पहुंच गई। पूरी रात बीत गई थी और वो अभी भी शून्य पर थे। वो समझ चुके थे कि इस पहेली का उत्तर किताबों में नहीं, बल्कि बीरबल के विलक्षण दिमाग की उपज है। पराजय का भय अब उनके दिल में घर कर चुका था। उनके पास अब दरबार में जाने और अपनी विफलता स्वीकारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। भारी मन से रामनाथ ने अपने अस्त व्यस्त वस्त्रों को संभाला और दरबार की ओर चल पड़े। जब वो भरे हुए दीवान खास में पहुंचे तो उन्हें लगा जैसे सभी आंखें उनकी विफलता पर टिकी है। उनकी सूजी हुई आंखें और थकान स्पष्ट रूप से उनकी पूरी रात की हार का प्रमाण दे रही थी। बीरबल अपनी निश्चित मुस्कान के साथ पहले ही अपने आसन पर विराजमान थे। बादशाह अकबर ने रामनाथ को देखते ही गंभीर मुद्रा में पूछा, रामनाथ, क्या आप वो अमूल्य वस्तु लेकर आए हैं जो सभी से ली जाती है पर कभी वापस नहीं की जाती? रामनाथ ने सिर झुका लिया। उनकी आवाज में दुख और पराजय का भाव था। जहांपनाह, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने हर कोण से विचार किया, पर बीरबल की ये पहेली मेरी बुद्धि की सीमा से परे थी।
मैं अपनी विफलता स्वीकार करता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थी, पहेली का अंतिम उत्तर जानने के लिए। बीरबल ने अत्यंत विनम्रता के साथ सिर झुकाया। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार की विजय का भाव नहीं था, बस एक शांत मुस्कान थी। जहां पनाह, बीरबल ने धीमी, स्पष्ट आवाज में कहा, यह पहेली वास्तव में सरल थी, इसीलिए रामनाथ जी जैसे विद्वान भी उलझ गए। वह अमूल्य वस्तु जो सभी से ली जाती है पर कभी वापस नहीं की जाती, वो है समय, वक्त। दरबार में एक क्षण के लिए पूर्ण चुप्पी छा गई और फिर एक साथ कई कंठों से वाह की आवाज निकली। बीरबल ने आगे समझाया, हर पल समय हमारे जीवन से लिया जा रहा है और ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है। एक बार जो क्षण बीत गया वो दुनिया के किसी भी खजाने से वापस नहीं खरीदा जा सकता। रामनाथ ने उठकर बीरबल के सामने नतमस्तक होते हुए कहा, धन्य हो बीरबल, आज आपने केवल पहेली का उत्तर नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया है। बादशाह अकबर ने खुशी से झूमते हुए बीरबल को गले लगा लिया। बादशाह अकबर ने खुशी से झूमते हुए बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने तुरंत अपने खजांची को इशारा किया और बीरबल को स्वर्ण मोहरों की एक थैली भेंट की। पूरे दरबार में फिर से बीरबल की जय जयकार होने लगी। रामनाथ शर्मा, जो अपनी हार से ज्यादा बीरबल के ज्ञान से प्रभावित थे, अब पूर्ण सम्मान के साथ उनके पास आकर खड़े हो गए। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से उपहार स्वीकार किया। माहौल शांत होते ही बादशाह अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए एक गहरी सांस ली। वाह बीरबल, आज तुमने जो सत्य बताया वो इस स्वर्ण मोहरों से कहीं अधिक मूल्यवान है। कुछ देर विचार करने के बाद अकबर ने फिर से शरारती अंदाज में बीरबल की ओर देखा। बीरबल, मेरा मस्तिष्क अभी भी पहेलियों में उलझा हुआ है। क्या तुम मेरी अगली परीक्षा के लिए तैयार हो? ये पहेली मैंने अभी अभी स्वयं रची है। बीरबल ने सिर झुकाकर सहमति दी। पूछिए जहांपनाह, अकबर ने गंभीरता से पूछा। वो कौन सी चीज है जिसे हम छू नहीं सकते मगर वो हमारी आंखों से लगातार आंसू बहाती है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि बीरबल इस जटिल पहेली का क्या उत्तर देंगे। बीरबल ने अपनी उंगलियों को ठोड़ी पर रखा और कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर ली। पहेली सीधी थी मगर अकबर की चतुराई उसमें छिपी थी। वो जानते थे कि जहांपनाह केवल भावनात्मक उत्तरों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि ये अवश्य ही पुरानी यादें होंगी, तो कोई विरह का नाम ले रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली और धीरे से खड़े होकर बादशाह को सम्मान दिया। जहांपनाह, आपकी बुद्धिमत्ता को सलाम। ये वस्तु इतनी सामान्य है कि अक्सर हमारी नजर इससे चूक जाती है। और वो क्या है बीरबल? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वो है धुआं। इसे पकड़ा नहीं जा सकता, ये अमूर्त है, किंतु जब ये हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो आंसू बहाए बिना नहीं रहता। दरबार प्रशंसा और अचरज से भर गया। अकबर अपनी जगह से उठे और उन्होंने जोर से तालियां बजाईं। वाह बीरबल, तुम वास्तव में अद्भुत हो। तुमने मेरी सबसे जटिल पहेली को भी एक पल में सुलझा दिया। इस अभूतपूर्व उत्तर से सम्राट अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ही अपने कंठार में से एक बहुमूल्य मोती निकालकर बीरबल को भेंट किया, जो सम्मान और असीम प्रसन्नता का प्रतीक था। तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई सीमा नहीं है मेरे मित्र। तुम मेरे सबसे प्रिय नवरत्नों में से एक हो, अकबर ने गर्मजोशी से कहा। दरबारियों ने एक बार फिर बीरबल की जय जयकार की, जिससे पूरा दरबार गूंज उठा। इस विजय के बाद अकबर का उत्साह शांत नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर एक नई चुनौती पेश की। बीरबल, अब तुम अपनी बारी लो। मुझे भी ऐसी ही एक पहेली से उलझाओ। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मेरे दरबार में कोई है जो तुम्हारे मस्तिष्क को छू सकता है। बीरबल ने ये चुनौती सहर्ष स्वीकार की।
उन्होंने अपने होठों पर एक हल्की रहस्यमय मुस्कान लाई और थोड़ी देर तक सोचा। उनकी नजरें पूरे दरबार में घूम गई। फिर उन्होंने साफ और गंभीर आवाज में अपनी पहेली पेश की। वो क्या है जो हमेशा अपने रास्ते पर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं, पर जब तुम इसे छूने की कोशिश करते हो तो ये गायब हो जाती है? ये जीवन का आधार है, फिर भी इसे देखा नहीं जा सकता। बादशाह अकबर, जो अक्सर खुद भी मुश्किल सवालों में उलझना पसंद करते थे, इस पहेली को सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और गहरे चिंतन में डूब गए। पहेली सरल शब्दों में थी, पर उसका अर्थ बहुत गूढ़ था। पूरे दरबार में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ ने छाया कहा, पर बीरबल ने हल्के से सिर हिलाकर मना कर दिया। कुछ ने हवा अनुमान लगाया, लेकिन अकबर ने तर्क दिया कि हवा को महसूस किया जा सकता है और वो हमेशा गायब नहीं होती। बीरबल मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थी। वो जानते थे कि उन्होंने दरबारियों के मस्तिष्क को सही मायने में चुनौती दी थी। अकबर ने अंततः चुप्पी तोड़ी। बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। ये पहेली जितनी आसान दिखती है, उतनी है नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मेरे दरबार में कोई ऐसा ज्ञानी है जो इस रहस्य को सुलझा सके। उन्होंने दरबारियों की ओर मुड़कर आदेश दिया, तुम सब इस पर विचार करो। कल सुबह तक मुझे इसका सही उत्तर चाहिए। जो भी इस पहेली को हल करेगा, उसे उचित सम्मान और इनाम दिया जाएगा। दरबार स्थगित होते ही एक अजीब सी बेचैनी पूरे आगरा में फैल गई। बड़े बड़े मंत्री और विद्वान सिर खुजलाते हुए अपने घरों की ओर भागे। पहेली थी, वो कौन सी चीज है जो चलती है पर कभी थकती नहीं होती। शाम होते ही हर घर में गहन विचार विमर्श शुरू हो गया। पंडितों ने अपनी पोथियां खोल ली और सेनापतियों ने अपनी रणनीतिक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। किसी ने समय कहा, किसी ने नदी, तो किसी ने हवा, लेकिन कोई भी उत्तर बीरबल के तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतर पा रहा था। इनाम की लालसा से अधिक उन्हें यह भय था कि यदि वे असफल हुए तो दरबार में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। पूरी रात शाही मुहरों और कीमती उपहारों के सपने ने उन्हें सोने नहीं दिया। अगली सुबह जब वे दरबार में लौटे तो उनके चेहरे थके हुए थे और माथे पर पसीना था। किसी के पास निश्चित उत्तर नहीं था। ये केवल एक पहेली नहीं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता की अंतिम परीक्षा थी। बादशाह अकबर ने गहरी सांस ली। दरबारियों, उन्होंने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, लगता है बीरबल की बुद्धिमत्ता ने आज सब पर विजय पाली है। क्या कोई ऐसा है जो अपने उत्तर पर अटल हो? दरबार में सन्नाटा था। थकेहारे चेहरे नीचे झुके थे। प्रतिष्ठा और इनाम दोनों की आशा टूट चुकी थी। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब समय आ गया है कि तुम स्वयं ही इस रहस्य से पर्दा उठाओ। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, उन्होंने धीमी स्पष्ट आवाज में कहा, यह पहेली साधारण थी, फिर भी इतनी गूढ़ कि लोग इसे पहचान नहीं पाए। जिस चीज को अमीर और गरीब दोनों पाते हैं, जो आती है पर कभी दिखती नहीं, और जिसे छीन लेने पर व्यक्ति मर जाता है, वो है नींद। जैसे ही ये शब्द सुना गया, दरबारियों के चेहरे पर राहत और विस्मय के भाव मिश्रित हो गए। कई दरबारी फुसफुसाए, ये इतना आसान था, हम कैसे चूक गए। अकबर के चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान फैल गई और उन्होंने संतुष्टि से सिर हिलाया। बीरबल की जीत एक बार फिर सिद्ध हो चुकी थी। अकबर ने जोर से हंसते हुए अपने सिंहासन के पीछे लगे विशाल पर्दे की ओर इशारा किया। बीरबल, तुम हमेशा मेरे विचारों से एक कदम आगे रहते हो। तुम्हारी जैसी तीक्ष्ण बुद्धि इस पूरे हिंदुस्तान में मिलना मुश्किल है। उनकी आवाज में गर्व था। उन्होंने अपने खजांची को तुरंत बीरबल के लिए सोने के मोहरों से भरी एक थैली लाने का आदेश दिया। ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता का सम्मान है, बीरबल। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर मोहरें स्वीकार की,
लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी गंभीर मुद्रा थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, किंतु महाराज, क्षमा चाहता हूं, मेरी ओर से एक छोटी सी पहेली अभी भी शेष है। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। दरबारीगण एक दूसरे को देखने लगे कि इस बार बीरबल ने क्या नया जाल बुना है। अकबर ने उत्सुकता से भौहें चढ़ाई। ओ, क्या है वो जो तुमने अब तक छिपा रखा था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वो चीज क्या है जिसे हर कोई चाहता है पर किसी के पास पर्याप्त नहीं होती, और जिसके न होने पर भी लोग उसका दिखावा करते हैं? बीरबल के शब्दों ने जैसे पूरे दरबार को सोचने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले मंत्री मान सिंह ने साहस दिखाते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे विचार से वो धन है। हर व्यक्ति अधिक धन चाहता है, और जिनके पास नहीं होता वे भी अक्सर अमीरी का दिखावा करते हैं। बीरबल ने आदरपूर्वक हाथ जोड़े। माफ करना मान सिंह जी, धन वो चीज नहीं है जिसके न होने पर भी लोग उसका दिखावा इतने जुनून से करें। एक अन्य दरबारी ने फुसफुसाते हुए समय कहा, पर बीरबल ने तुरंत इस विचार को भी नकार दिया। सारे दरबारी आपस में खुसुर पुसुर करने लगे, पर कोई भी निर्णायक उत्तर नहीं दे पा रहा था। अकबर ने ठहाका लगाया, वाह बीरबल, ये पहेली तो वाकई उलझन भरी है। दरबारीगण, आप सब शांत क्यों हैं? क्या आप सम्राट को यह बताएंगे कि बीरबल हर बार अपनी बुद्धिमत्ता से जीत जाता है? मैं आप सबको आज शाम तक का वक्त देता हूं। जो भी सही जवाब देगा वो भारी इनाम पाएगा। दरबार में अकबर के चुनौती भरे शब्दों के बाद तुरंत ही सरगर्मियां तेज हो गई। भारी इनाम का लालच और बीरबल से हारने का भय, दोनों ने दरबारियों के मन में तूफान मचा दिया। जैसे ही सम्राट अकबर ने दरबार स्थगित किया, दरबारीगण विभिन्न दिशाओं में भाग खड़े हुए। कुछ लोग शास्त्रों के पन्ने पलटने लगे, तो कुछ शहर के बुद्धिमान साधुओं और फकीरों से सलाह लेने चल दिए। उनका एकमात्र लक्ष्य था शाम होने से पहले बीरबल की इस मुश्किल पहेली का सही उत्तर ढूंढ निकालना। सबसे अधिक बेचैन थे बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले दरबारी, जैसे कि मुल्ला दो प्याजा और राजा मानसिंह। मुल्ला दो प्याजा ने तो बीरबल के रसोइये को मोटी रिश्वत देकर यह पता लगाने की कोशिश की कि कहीं बीरबल ने अनजाने में ही भोजन करते समय कोई संकेत तो नहीं दे दिया था। पूरा महल उस अदृश्य चीज की खोज में डूबा हुआ था, जिसके न होने पर भी लोग उसका दिखावा करते हैं। दिन ढलने लगा और दरबारियों की चिंता बढ़ने लगी। समय तेजी से बीत रहा था और रहस्य गहराता जा रहा था। सूरज की आखिरी किरणें दीवाने खास की संगमरमरी फर्श पर पड़ रही थी, लेकिन किसी भी दरबारी के चेहरे पर आशा की कोई किरण नहीं थी। मुल्ला दो प्याजा और राजा मानसिंह निराश होकर एक कोने में विचार विमर्श कर रहे थे। ये आदमी हमें पागल कर देगा, मुल्ला ने हताश होकर कहा। ऐसा क्या है जो अदृश्य है, फिर भी सब उसका दिखावा करते हैं? अचानक शहंशाह अकबर की गंभीर आवाज गूंजी, दरबारियों, अब बहुत समय हो चुका है, समय समाप्त। बीरबल, क्या आपके पास अपनी पहेली का सही जवाब देने के लिए कोई है, या क्या इस महान सभा में कोई इतना बुद्धिमान नहीं जो इस रहस्य को सुलझा सके? सभी दरबारी गहरी सांस लेकर बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल मुस्कुराया, मानो वो इस पूरे नाटक का मजा ले रहा हो। उसने विनम्रता से सिर झुकाया और शांति से कहा, जहांपनाह, आपके आदेश का पालन होगा। मुझे पता है कि उत्तर बहुत सरल है, लेकिन इसे खोजने के लिए दूरदृष्टि की आवश्यकता थी। सभी उत्सुक हो उठे, जानना चाहते थे कि वो चीज आखिर है क्या। बीरबल ने सभा के केंद्र में एक कदम रखा। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर शांत आत्मविश्वास था। जहांपनाह, उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज दृढ़ और स्पष्ट थी। मेरी पहेली ये थी, वो क्या है जो सबके पास है, जिसे हर कोई रोज खर्च करता है, पर जो कभी समाप्त नहीं होता, जो गरीब से गरीब के लिए भी उतना ही मूल्यवान है जितना एक सम्राट के लिए? उसने एक क्षण का विराम लिया। उसकी निगाह सीधे बादशाह अकबर पर थी।
दरबारी सांस रोके खड़े थे। इस गूढ़ प्रश्न का अत्यंत साधारण उत्तर है समय। सभी दरबारियों में फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। समय रोज घटता है, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होता, वो लगातार चलता रहता है। हम इसे जितना उपयोग करते हैं, उतना ही ये हमसे दूर होता जाता है, और इसका मूल्य हर किसी के लिए समान है। अकबर ने तुरंत अपनी स्वर्ण जड़ित छड़ी नीचे पटकी और जोर से बोले, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवा दिया। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट शांत होने के बाद बादशाह अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को स्नेहपूर्वक अपने पास बुलाया। तुमने हम सबको मौन कर दिया बीरबल, अकबर ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा। तुम्हारी बुद्धि की धार इतनी तेज है कि बड़े बड़े विद्वान भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। मांगो, आज तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें इस बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर के लिए मनचाहा पुरस्कार देना चाहता हूं। बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। जहांपनाह, आपके चेहरे पर यह संतुष्टि भरी मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। मुझे धन दौलत की आवश्यकता नहीं। यदि आप वास्तव में कुछ देना ही चाहते हैं, तो बस इतना कीजिए कि अगली बार जब कोई गरीब फरियादी दरबार में आए, तो आप उसे न्याय के लिए उतना ही समय दें जितना आपने इस पहेली को सुलझाने के लिए दिया। अकबर ये सुनकर गहरे चिंतन में पड़ गए। ये उत्तर केवल विनम्रता नहीं थी, ये एक सीख थी। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और बोले, तुम केवल मेरे वजीर नहीं बीरबल, तुम मेरे सच्चे मार्गदर्शक हो। ऐसा ही होगा। इसके बाद दरबार की कार्यवाही समाप्त हुई और बीरबल की नई पहेली की चर्चा हर कोने में होने लगी। अगले ही दिन जब दरबार फिर से लगा, तो बादशाह अकबर का व्यवहार बदला हुआ था। उन्होंने हर छोटे से छोटे फरियादी की बात धैर्यपूर्वक सुनी। एक वृद्ध किसान जो वर्षों से अपने खेत के सीमा विवाद को लेकर भटक रहा था, जब वो न्याय मांगने आया, तो अकबर ने उसकी समस्या को तुरंत सुलझाने का आदेश दिया। आमतौर पर ऐसी अर्जियों को वजीरों के पास भेज दिया जाता था, लेकिन आज बादशाह स्वयं हर विवरण पर ध्यान दे रहे थे। ये बदलाव देखकर दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। वे समझ रहे थे कि कल बीरबल द्वारा मांगी गई दक्षिणा का असर दिखने लगा है। बीरबल एक किनारे खड़े ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष की एक मंद मुस्कान थी। उन्हें मालूम था कि धन संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान वो समय था, जिसे आज बादशाह न्याय के तराजू पर तौल रहे थे। ये उनकी पहेली का सबसे सुंदर और सार्थक जवाब था। एक ऐसी पहेली जिसने दरबार की रीतियां ही बदल दी थी। प्रजा में यह चर्चा फैल गई कि बीरबल ने बादशाह को एक ऐसी सीख दी है जो सोने और मोतियों से भी ज्यादा कीमती है। बादशाह अकबर ने सिर उठाकर बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में अब थकान नहीं, बल्कि एक गहरी समझ का भाव था। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने कोई भौतिक धन संपत्ति नहीं मांगी थी, बल्कि उन्होंने बादशाह से उनका समय मांगा था। वो समय जो अक्सर राजकाज की भागदौड़ में छोटे लोगों की फरियाद सुनने से चूक जाता था। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने मुझे वो पहेली सिखाई है जिसका उत्तर केवल सिंहासन पर बैठकर ही समझा जा सकता है। तुमने दक्षिणा में कुछ न मांगकर मुझसे मेरा सबसे कीमती खजाना मांगा, न्याय का एकाग्र समय। अकबर का यह कथन सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया। उस दिन से दरबार में न्याय का पैमाना सदा के लिए बदल गया। बीरबल की वो दक्षिणा सदियों तक न्यायपूर्ण और विचारशील शासन का आदर्श बन गई। अकबर ने गंभीरता से बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में अब सिर्फ प्रशंसा नहीं, बल्कि कृतज्ञता का भाव था। बीरबल, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी दक्षिणा स्वीकार की जाती है। आज से दरबार में आने वाला कोई भी याचिकाकर्ता जल्दबाजी में अस्वीकार नहीं किया जाएगा। हर फरियाद, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, अब बादशाह के पूरे ध्यान की हकदार होगी। इस घोषणा का परिणाम तुरंत दिखाई दिया। उसी क्षण एक बूढ़ी धोबिन
अपने छोटे से विवाद को लेकर खड़ी हुई, जिसे पहले शायद राजकाज की बड़ी समस्याओं के चलते अनसुना कर दिया जाता। लेकिन अकबर ने सिंहासन से नीचे उतरकर बीरबल के सिखाए एकाग्र समय का उपयोग किया। उन्होंने न केवल धोबिन की बात ध्यान से सुनी, बल्कि उसके दुख के मूल कारण को समझा। दरबार ने देखा कि न्याय अब केवल नियम कानूनों का पालन नहीं था, बल्कि मानवता और संवेदनशीलता का मिश्रण बन चुका था। बीरबल की पहेली ने केवल बादशाह को नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य को बदल दिया था। दरबार में एक गहन शांति छा गई। अब ये शांति नियमों के डर से नहीं, बल्कि एक नए प्रकार की समझ से भरी थी। बादशाह अकबर ने सिंहासन के पायदान पर खड़े होकर संतुष्टि से मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, बादशाह ने गर्मजोशी से कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने मुझे वो सिखाया जो मेरी तमाम जीतें और मेरी विशाल सेना नहीं सिखा पाई। अब बताओ, वो कौन सी पहेली थी जिसने मेरे मन में ये बीज बोया और न्याय के इस नए मार्ग को प्रशस्त किया? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां अपना वो कोई गूढ़ प्रश्न नहीं था, बल्कि एक साधारण अवलोकन। पहेली ये थी, एक बादशाह के लिए सबसे मूल्यवान और सबसे व्यर्थ वस्तु क्या है? अकबर ने कुछ देर सोचा और उसका उत्तर ये है, हुजूर, बीरबल ने समझाते हुए कहा, कि जिस समय को आप अनसुनी समस्याओं और छोटे दुखों पर व्यतीत करते हैं, वो सबसे व्यर्थ समय है। लेकिन जिस क्षण आप उस छोटे से दुख पर एकाग्र हो जाते हैं, वही एकाग्र समय ही सबसे मूल्यवान संपत्ति बन जाता है। अकबर ने लंबी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उनके कंधे से उतर गया हो। उनके चेहरे पर गहन संतुष्टि का भाव झलक रहा था। उन्होंने अपने आसन से उठकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। वाह बीरबल, बादशाह ने प्रसन्नता से कहा, तुमने हमेशा की तरह जटिलता को सरलता में बदल दिया। एक राजा अक्सर विशाल समस्याओं में उलझा रहता है और ये भूल जाता है कि न्याय के धागे सबसे छोटे और सबसे कमजोर नागरिक के दुख से शुरू होते हैं। तुमने हमें याद दिलाया कि एकाग्र समय ही शासन की असली संपत्ति है। दरबार में मौजूद अन्य दरबारी, जो अक्सर बीरबल से ईर्ष्या करते थे, भी इस गहन सत्य को सुनकर सिर झुकाने को मजबूर हो गए। बादशाह ने घोषणा की, आज बीरबल ने केवल एक पहेली नहीं सुलझाई है, बल्कि शासन का एक नया पाठ पढ़ाया है। तुम्हें मेरी ओर से 1000 मोहरों का पुरस्कार दिया जाएगा। बीरबल ने झुककर धन्यवाद किया और पूरे दरबार में उनकी जय जयकार होने लगी। बीरबल ने सम्मानपूर्वक मोहरों से भरी थैली ली, लेकिन अपने स्थान पर बैठने से पहले उन्होंने एक और विनम्र निवेदन किया। जहां पनाह, इस सेवक पर आपकी कृपा अतुलनीय है, परंतु मेरा मानना है कि ये पुरस्कार उन हजारों लोगों की एकाग्रता का प्रतीक है, जिनका समय बचाना हमारा कर्तव्य है। मेरी इच्छा है कि इन मोहरों का उपयोग राज्य के उन सबसे दूरस्थ कोनों में जल और शिक्षा की व्यवस्था करने में किया जाए, जहां नागरिक अभी भी बुनियादी सुविधाओं के लिए अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं। बादशाह अकबर बीरबल के इस निस्वार्थ भाव से इतने प्रभावित हुए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत वजीर को आदेश दिया कि मोहरों का उपयोग बीरबल की इच्छानुसार ही किया जाए। ये देखकर ईर्ष्यालु दरबारी हक्के बक्के रह गए। उन्हें लगा कि बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता, बल्कि अपनी महान उदारता से भी उन्हें नीचा दिखा दिया है। उनके मन में अब बीरबल को पराजित करने की आग और भी तेजी से जलने लगी। ईर्ष्या की आग में जलते हुए दरबारियों ने अगले ही दिन एक गुप्त सभा बुलाई। उनका उद्देश्य बीरबल को ऐसी पहेली में फंसाना था जिसका उत्तर देना असंभव हो, ताकि वो सबके सामने अपनी प्रतिष्ठा खो दे। उन्होंने एक ऐसी गूढ़ पहेली तैयार की जो सुनने में सरल थी, पर उसका तार्किक हल ढूंढना लगभग नामुमकिन था। अगले जुमेरात को मुख्य दरबारी मीर बाकिर ने बादशाह अकबर के सामने हाथ जोड़कर एक प्रस्ताव रखा। जहां पनाह, मीर बाकिर ने कहा, हमारा मानना है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता अतुलनीय है, किंतु हम चाहते हैं
कि राज्य की ओर से उनकी योग्यता की एक अंतिम और कठिन परीक्षा ली जाए। हम उन्हें एक ऐसी पहेली से चुनौती देना चाहते हैं जिसका सही उत्तर देने के लिए उन्हें 7 दिन का समय मिलेगा। अकबर ने उत्सुकता से मीर बाकिर की ओर देखा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करने के लिए सहमति में सिर हिलाया। मीर बाकिर ने विजय के भाव से बीरबल को देखते हुए अपनी पहेली प्रस्तुत की। बीरबल, आप मुझे ये बताइए कि हमारे विशाल मुगल साम्राज्य में सत्य की कीमत कितनी है? सारे दरबारी सांस रोके परिणाम का इंतजार करने लगे। बीरबल ने कुछ क्षणों तक मीर बाकिर की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर न तो घबराहट थी और न ही अहंकार, बल्कि एक गहरा, शांत आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने सम्मानपूर्वक सम्राट अकबर की ओर रुख किया। जहां पनाह, बीरबल ने धीमे, विचारशील स्वर में कहा, सत्य का मूल्य हीरे मोतियों से नहीं आंका जा सकता। ये पहेली सरल दिखती है, किंतु इसका उत्तर खोजने के लिए मुझे केवल गणना नहीं, बल्कि गहन अवलोकन और मनन की आवश्यकता होगी। मैं मीर बाकिर की चुनौती स्वीकार करता हूं और 7वें दिन मैं आपके विशाल मुगल साम्राज्य के सामने सत्य की सही कीमत प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। मीर बाकिर के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। उन्हें लगा कि बीरबल इस अमूर्त प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। अगले 6 दिन बीरबल के लिए अत्यंत व्यस्त थे। उन्होंने महल और राज्य के हर कोने की यात्रा की। वो साधुओं से मिले, बाजार के व्यापारियों से बात की और यहां तक कि बच्चों से भी प्रश्न पूछे। 7वें दिन बीरबल अपने निश्चित समय पर दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथ में एक छोटी मलमल की पोटली थी। सारे दरबारी सांस रोके उनका इंतजार कर रहे थे। अकबर ने बीरबल को ध्यान से देखा। बीरबल, बादशाह ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम उस चीज का उत्तर ले आए हो जो पूरे संसार में सबसे अधिक परिवर्तनशील है और जिसका कोई निश्चित रूप नहीं? बीरबल ने विनम्रतापूर्वक झुककर उत्तर दिया, जी जहांपनाह, मैंने अपने वचनों को पूरा किया है। उन्होंने अपनी जेब से वो छोटी पोटली उठाई और उसे शाही मेज पर सावधानी से रख दिया। मीर बाकिर की आंखें सिकुड़ गई। उन्होंने तुरंत टिप्पणी की, ये क्या है? इतनी बड़ी और अमूर्त पहेली का समाधान एक कपड़े के टुकड़े में? बीरबल मुस्कुराए, नहीं मीर बाकिर साहब, समाधान कपड़े में नहीं है, बल्कि उसके अंदर है। लेकिन समाधान प्रस्तुत करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब इस पर एक बार अंतिम अनुमान लगाएं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने समय कहा तो किसी ने भाग्य। बीरबल ने सिर हिलाकर संकेत किया कि वे सभी गलत थे। अंत में अकबर ने अधीर होकर आदेश दिया, बीरबल, अब और रहस्य न रखो। खोलो इस पोटली को और बताओ, क्या है वो वस्तु जो संसार में सबसे अधिक बदलती है? बीरबल ने अकबर के सामने सिर झुकाया और उस छोटी, कसकर बंधी हुई पोटली की गांठें खोलनी शुरू की। हॉल में सन्नाटा छा गया। जब आखिरी तह खुली तो सभी दरबारी चौंक उठे। उस कपड़े के टुकड़े के भीतर न कोई मणि थी, न कोई रहस्यमय यंत्र। उसके अंदर एक छोटी, साधारण वस्तु रखी थी, एक अत्यधिक पॉलिश की हुई पीतल की थाली, इतनी चमकदार कि वो एक दर्पण जैसी लग रही थी। बीरबल ने वो थाली उठाई जिसमें सभी दरबारियों के प्रतिबिंब दिख रहे थे। जहां पनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, संसार में सबसे अधिक बदलने वाली वस्तु ये वस्तु नहीं, बल्कि वह है जो ये दर्शाती है। ये है मनुष्य की राय, मैन्स ओपिनियन। हर व्यक्ति की राय, उसकी आस्था, उसके विचार, उसकी पसंद हर पल, हर परिस्थिति में बदलती रहती है। आज का मित्र कल का शत्रु बन जाता है और आज की प्रशंसा कल की आलोचना। परिवर्तन कपड़े में नहीं था। जहां पनाह, परिवर्तन तो उस मस्तिष्क में है जो इसे देख रहा है। बादशाह अकबर कुछ पल के लिए मौन हो गए। उनके चेहरे पर गहन चिंतन का भाव आया। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, मानो किसी गहरे सत्य को स्वीकार कर रहे हों। वाह बीरबल, अकबर ने अंततः कहा
उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव था। तुमने न केवल पहेली का उत्तर दिया है, बल्कि एक दार्शनिक सत्य को उजागर किया है। कपड़े, मौसम या पानी का बदलाव बाहरी है, लेकिन मनुष्य की राय का परिवर्तन आंतरिक और सबसे तेज है। दरबार में बैठे सभी दरबारी इस अप्रत्याशित और गूढ़ उत्तर पर चकित थे। कई लोगों ने, जिन्होंने वस्त्रों या किसी भौतिक वस्तु को उत्तर माना था, अब अपनी गलती समझ रहे थे। ये राय ही तो थी जिसने उन्हें पहले भ्रमित किया था। अकबर मुस्कुराए। आज की पहेली का विजेता निसंदेह तुम ही हो, बीरबल। तुम्हारा ये विचार सोने के 100 सिक्कों से भी कहीं अधिक कीमती है। मनुष्य की राय, सचमुच संसार में इससे अधिक अस्थिर और क्षणभंगुर और कुछ नहीं है। बीरबल ने आदरपूर्वक झुककर बादशाह का धन्यवाद किया। जहांपनाह की दूरदर्शिता ही सबसे बड़ी है। यह सत्य है कि राय हवा के रुख से भी तेजी से बदलती है। इसी क्षण एक व्यक्ति किसी बात से सहमत होता है और अगले ही क्षण वो अपने विचार से मुकर जाता है। ये कहते हुए उन्होंने दरबारियों पर एक सूक्ष्म दृष्टि डाली। उनके इस गहन चिंतन और सफलता से कुछ दरबारी प्रसन्न थे, किंतु कई अन्य, जो स्वयं को ज्ञानी और बीरबल से श्रेष्ठ मानते थे, भीतर ही भीतर जल उठे। राय बदलने की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि शेख फरीद नामक एक दरबारी ने बगल बैठे मीर जुमला से फुसफुसाकर कहा, सिर्फ शब्दों का जाल बुनकर 100 सोने के सिक्के ले लिए। लगता है बादशाह सलामत ने बिना सोचे समझे ही फैसला दे दिया। क्या राय का बदलना इतना भी कठिन उत्तर था? इस फुसफुसाहट ने तुरंत ये सिद्ध कर दिया कि राय सचमुच कितनी क्षणभंगुर होती है। एक क्षण पहले जिस उत्तर की प्रशंसा हो रही थी, अगले ही पल वो ईर्ष्या और निंदा का विषय बन गया था। अकबर ने इस दबी हुई असहमति को भांप लिया और उनकी आंखों में शरारतपूर्ण मुस्कान आ गई। वो जानते थे कि बीरबल की विजय ने कई लोगों के अहंकार को चोट पहुंचाई है। अकबर ने अपनी कुर्सी पर सीधा होते हुए एक गहरी मुस्कान के साथ दरबारियों की ओर देखा। दरबारीगण, उन्होंने स्पष्ट आवाज में कहा, लगता है हमारे बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने की लालसा अभी शांत नहीं हुई है। यदि 100 सिक्के जीतना इतना ही आसान था, तो ये अगली पहेली सुलझाओ। ईर्ष्यालु दरबारी तुरंत सतर्क हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि अब बीरबल को फंसाने का एक और मौका आ रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम्हारी पिछली जीत शब्दों का खेल थी, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जिसका उत्तर शब्दों से नहीं, बल्कि अटल सत्य से मिलना चाहिए। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से सिर झुकाया। हुजूर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अकबर ने घोषणा की, शहर के एक सम्मानित व्यापारी का कीमती हीरा चोरी हो गया है। कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है। तुम्हारी अगली पहेली यह है, बिना किसी पूछताछ या साक्ष्य के, सिर्फ अपनी बुद्धि और तर्क के बल पर चोर का नाम बताओ। तुम्हें यह रहस्य कल सुबह तक सुलझाना होगा। यही तुम्हारी अगली परीक्षा है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और बिना देर किए राज दरबार से विदा ली। वो जानता था कि हीरा ढूंढने के लिए उसे सड़कों पर खाक छानने की जरूरत नहीं है। चूंकि कोई गवाह या निशान नहीं है, इसका मतलब है कि चोर उन्हीं लोगों में से एक है जिन पर शायद ही किसी को शक होगा। ये पहेली भौतिक साक्ष्य की नहीं, बल्कि मानव मन की गहराइयों की थी। रात होते ही बीरबल ने गुप्त रूप से उस व्यापारी के घर के सभी नौकरों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को अगले दिन भोर में व्यापारी के आंगन में इकट्ठा होने का फरमान भेजा। अगली सुबह जब सब लोग एकत्र हुए, तो बीरबल एक साधारण लकड़ी का संदूक लेकर आया। उसने घोषणा की, चोर इसी सभा में मौजूद है, लेकिन मैं उसे कल नहीं, आज, अभी पहचानूंगा। उसने संदूक को जमीन पर रखा और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर अकबर ने मुझे एक जादुई छड़ी दी है। ये छड़ी केवल चोर को छूने पर एक खास आवाज करेगी। मैं इस छड़ी को संदूक में रख रहा हूं। हर व्यक्ति को एक एक करके आना है, संदूक में हाथ डालना है, छड़ी को छूना है और फिर चुपचाप वापस अपनी जगह पर बैठ जाना है। बीरबल की इस चाल ने सबकी सांसें रोक दी।
बीरबल ने सबसे पहले प्रधानमंत्री को बुलाया। भारी मन से प्रधानमंत्री आगे बढ़े, संदूक में हाथ डाला और संदूक से निकली लकड़ी की छड़ी को छूकर वापस आ गए। कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद दरबारियों की लंबी कतार शुरू हुई। हर कोई संदूक के पास जाता, अंदर हाथ डालता और एक क्षण बाद वापस आ जाता। सभी की आंखें इस उम्मीद में खुली थी कि अब आवाज आएगी, अब चोर पकड़ा जाएगा। जैसे जैसे भीड़ छंटती गई, बीरबल का चेहरा शांत बना रहा। वो हर व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव को पढ़ रहा था। जब चोर की बारी आई तो उसका माथा पसीने से भीग गया। उसके मन में भय था कि छड़ी छूते ही उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। कांपते हाथों से उसने संदूक में हाथ डाला, छड़ी को टटोला, लेकिन उस जादुई आवाज के डर से उसने छड़ी को छूने से पहले ही अपना हाथ तेजी से बाहर खींच लिया। वो वापस जाकर बैठ गया, ये सोचते हुए कि किसी ने उसे नहीं देखा। लेकिन बीरबल ने उस सूक्ष्म बदलाव को पकड़ लिया था। सभी लोगों के संदूक को छू लेने के बाद बीरबल ने संदूक बंद किया और कहा, हुजूर, चोर पकड़ा जा चुका है। वो कोई और नहीं बल्कि, बीरबल ने उंगली उठाई और इशारा किया, ये चोर कोई और नहीं, ये तीसरा दरबारी है जो अभी अभी संदूक छू कर आया है। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने कैसे जाना? कोई जादुई आवाज तो नहीं आई। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, आवाज आने का नाटक सिर्फ डर पैदा करने के लिए किया गया था। असली पहेली तो संदूक के अंदर थी। निर्दोष लोगों ने जब संदूक में हाथ डाला तो उन्होंने छड़ी को थोड़ा बहुत छुआ या उसकी जगह से खिसका दिया, पर जब इस चोर की बारी आई तो इसने छड़ी को छुआ ही नहीं। इसने डर के मारे अपना हाथ तुरंत बाहर खींच लिया। जब मैंने संदूक खोला तो सभी लकड़ियों में से केवल इस दरबारी की छड़ी ही अपनी जगह पर स्थिर थी, बिल्कुल वैसी जैसी मैंने रखी थी। यह सबूत है कि इसने चोरी की है और सजा के डर से ये पास भी नहीं गया। चोर का चेहरा पीला पड़ गया। वो बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे झुक गया और तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। महाराज अकबर इस अद्भुत न्याय को देखकर दंग रह गए। उन्होंने सिंहासन से खड़े होकर बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं। तुमने न केवल चोरी पकड़ी बल्कि एक ऐसी मनोवैज्ञानिक पहेली सुलझाई जिसे बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाए। आज तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि न्याय करने के लिए बल नहीं बल्कि केवल सूक्ष्म विवेक की आवश्यकता होती है। चोर को तत्काल सैनिकों द्वारा हिरासत में ले लिया गया और उसने चुराई हुई शाही मोहरें भी वापस कर दी। अकबर ने बीरबल के इस अद्वितीय कौशल के लिए उन्हें सोने के सिक्कों से भरी एक थैली भेंट की। पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। दरबारी मन ही मन मान गए कि बीरबल को चुनौती देना स्वयं अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करना है। उस दिन की ये पहली बरसों तक बादशाह अकबर और उनके दरबारियों के बीच बीरबल की बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में याद रखी गई। हालांकि बादशाह अकबर के मन में ये उत्सुकता सदैव बनी रहती थी कि क्या बीरबल के पास हर समस्या का समाधान है और क्या उनकी बुद्धिमत्ता की कोई सीमा है। वो निरंतर बीरबल को नए आयामों पर परखना चाहते थे। एक दोपहर भोजन के बाद जब दरबारियों की भीड़ छंट चुकी थी, तब अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उन्होंने एक नक्काशीदार संदूक बीरबल की ओर खिसकाया और गंभीर होते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा विवेक अद्भुत है, परंतु मैं तुम्हें एक ऐसी पहेली देना चाहता हूं जिसका संबंध न धन से है और न ही चोर से। मुझे बताओ, संसार में सबसे आसान चीज क्या है जिसे पाना मुश्किल नहीं मगर जिसकी कीमत राजा का खजाना भी नहीं चुका सकता? बीरबल ने संदूक को देखा, उसमें कोई वस्तु नहीं थी। उन्होंने बादशाह की आंखों में झांका और कहा, जहांपनाह, यह पहेली पिछली पहेलियों से कहीं अधिक गहरी है। इसका उत्तर तुरंत देना जल्दबाजी होगी। मुझे सोचने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, मुझे तुम्हारे उस जवाब का इंतजार रहेगा जो पूरी दुनिया की कीमत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो।
बीरबल ने अदब से झुककर उस नई चुनौती को स्वीकार किया। दरबार से विदा लेकर बीरबल सीधे अपने घर नहीं गए। उस दिन आगरा का मौसम शांत और धूप भरा था, लेकिन बीरबल का मन विचारों के तूफान से घिरा था। वो जानते थे कि ये कोई सामान्य वस्तु या धन की बात नहीं है जो आसानी से मिल जाए पर उसका मोल चुकाना असंभव हो। ये अवश्य ही भौतिक चीजों से परे कोई अमूर्त विचार, भावना या स्थिति होगी। उन्होंने शहर की तंग गलियों और चौराहों पर घूमना शुरू किया। उन्होंने बाजार में आते जाते हर वर्ग के लोगों को देखा। एक थकाहारा मजदूर जो दिन भर की मेहनत के बाद सुकून से अपने छोटे बच्चे को पुचकार रहा था। एक बुजुर्ग अपनी बहुमूल्य घड़ी देखता हुआ, मगर चेहरे पर गहरी उदासी लिए। बीरबल ने हर दृश्य को ध्यान से परखा, हर मानवीय भाव को तोला। जैसे जैसे पहला दिन ढल रहा था, उन्हें एहसास हुआ कि उत्तर बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के अनुभव और अस्तित्व के भीतर छिपा है। उन्होंने रात भर चिंतन किया और दूसरे दिन की सुबह तक उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें आभास हो गया था कि बादशाह अकबर वास्तव में किस अमूल्य चीज के बारे में पूछ रहे थे। दरबार से विदा लेकर बीरबल सीधे अपने शांत एकांत कक्ष में पहुंचे। उन्होंने अपनी पगड़ी उतार कर रखी और पहेली पर गहन चिंतन शुरू किया। पाना मुश्किल नहीं, पर कीमत राजा का खजाना भी नहीं चुका सकता। ये वस्तु साधारण नहीं हो सकती। इसका संबंध किसी भौतिक सुख से नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि ये हवा, विश्वास या फिर समय हो सकता है, पर जैसे ही वे इन विकल्पों का विश्लेषण करते, वे पाते कि कहीं न कहीं इन्हें नियंत्रित या सीमित किया जा सकता है। पहला दिन बीत गया, मगर उत्तर उनके हाथ नहीं लगा। आधी रात तक जागकर भी जब उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो बीरबल के माथे पर चिंता की हल्की लकीरें उभर आई। वो जानते थे कि बादशाह अकबर की अपेक्षाएं ऊंची थी। ये केवल एक बुद्धिमानी का परीक्षण नहीं था, बल्कि जीवन के एक गहरे सत्य की खोज थी। उन्होंने तय किया कि अब उन्हें अपनी चिंतन की दिशा बदलनी होगी। ये पहेली शायद भौतिक दुनिया से परे मानव स्वभाव या रिश्ते की गहराइयों में छिपी हुई थी। अगले दिन सुबह उन्होंने बाहर निकलकर साधारण लोगों के बीच उत्तर खोजने का निर्णय लिया। अगली सुबह सूर्योदय होते ही बीरबल ने साधारण वेशभूषा धारण की और महल से बाहर निकल पड़े। वो सीधे शहर के सबसे व्यस्त चौराहे की ओर गए, जहां जीवन की आपाधापी अपने चरम पर थी। उन्होंने ध्यान से हर व्यक्ति के चेहरे और क्रियाकलापों को देखा। उन्हें एक तरफ गरीबी और कड़ी मेहनत दिखी, तो दूसरी तरफ अहंकार और अनावश्यक क्रोध। तभी उनकी नजर एक छोटी सी दुकान के पास बैठी एक बूढ़ी महिला और उसके पोते पर पड़ी। महिला बड़े प्यार से बच्चे को रोटी खिला रही थी। न चेहरे पर धन की चिंता थी, न भविष्य का भय। उस क्षणिक दृश्य में बीरबल को लगा कि उन्होंने वो अनमोल वस्तु पहचान ली है जो दुनिया के सभी सुखों से परे है, निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण विश्वास। उन्होंने धीरे से मुस्कुराया। उन्हें विश्वास हो गया कि बादशाह की पहेली का उत्तर किसी किताब में नहीं, बल्कि इसी सहज मानवीय रिश्ते की गहराई में छिपा हुआ था। अब उन्हें बस सही शब्दों में इस सत्य को पिरोना था। वो तुरंत महल की ओर लौट पड़े। महल पहुंचकर बीरबल सीधे शाही दरबार में दाखिल हुए। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर जिज्ञासा और अधीरता स्पष्ट झलक रही थी। पूरा दरबार खामोश था, क्योंकि सभी जानते थे कि बीरबल किसी मामूली खोज के बाद नहीं लौटे हैं। बीरबल ने अदब से झुककर बादशाह को सलाम किया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुम वह अनमोल वस्तु खोज पाए जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था? बीरबल के चेहरे पर गहरा संतोष था। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, जहां पनाह, वो वस्तु मेरे हाथ में नहीं, बल्कि मेरी आंखों में मिली। वो न धन दौलत है, न शक्ति का प्रतीक। वो वस्तु है निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण विश्वास। मैंने इसे उस क्षण देखा जब एक निर्धन दादी बिना
किसी शर्त के अपने पोते को अपनी अंतिम रोटी खिला रही थी। उस रिश्ते की शुद्धता ही दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। अकबर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए। वाह बीरबल, तुम्हारी दृष्टि हमेशा असाधारण होती है। तुमने साबित कर दिया कि असली खजाना केवल मिट्टी और धातुओं में नहीं होता। मगर दरबार में बैठे कई दरबारी, खासकर वे जो बीरबल की बुद्धिमत्ता से जलते थे, आपस में फुसफुसाहट करने लगे। उनका मानना था कि ये तो बस चतुराई भरी बातें हैं, किसी राज्य के खजाने को भरने वाली नहीं। बीरबल ने उनकी शंकाएं भांप ली। शांत मुद्रा में खड़े होकर उन्होंने घोषणा की, जहांपनाह, मेरे पास एक और प्रश्न है जो इस दरबार की समझदारी को चुनौती देगा। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से एक काल्पनिक वस्तु दिखाते हुए कहा, मैं आपके लिए ऐसी 3 चीजें लाया हूं जिन्हें देखकर एक धनवान व्यक्ति खुशी से झूम उठेगा और उनकी प्रशंसा करेगा, किंतु वही 3 चीजें देखकर एक निर्धन व्यक्ति डर से कांपने लगेगा। मेरी ये पहेली है, वे 3 वस्तुएं क्या है और ये विरोधाभास क्यों? दरबार में गहन सन्नाटा छा गया। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका उत्तर न तो सोने से दिया जा सकता था, न ही किसी सैन्य शक्ति से। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमारे मस्तिष्क को उलझा देते हो। दरबारियों, तुम्हारे पास इस पहेली को सुलझाने के लिए कल सुबह तक का समय है। दरबारी माथे पर चिंता की लकीरें लिए दरबार से बाहर निकले। रात गहरी होती जा रही थी, मगर उनके मस्तिष्क में केवल एक ही बात घूम रही थी, बीरबल की वो 3 चीजों वाली पहेली। कई अनुभवी और ज्ञानी दरबारी जो अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व करते थे, शाही बगीचे में एकजुट हुए ताकि मिलकर इस समस्या का हल निकाला जा सके। ये कैसी वस्तुएं हैं? राजा टोडरमल ने कुचलाते हुए पूछा, जो धनी को हर्ष और निर्धन को इतना भय दे सकती हैं। उन्होंने घंटों तक तर्क वितर्क किया। किसी ने सोचा कि शायद ये महंगे रत्न हो, तो किसी ने शाही दस्तावेज। लेकिन हर बार जब वे निर्धन को भय वाले पहलू पर विचार करते, तो उनका तर्क कमजोर पड़ जाता। आखिर निर्धन व्यक्ति को किसी वस्तु को देखकर डर क्यों लगेगा? भोर होने तक दरबारियों की निराशा बढ़ती गई। उन्हें स्पष्ट हो गया था कि इस गूढ़ पहेली का उत्तर केवल बीरबल ही जानते थे। वे असफलता स्वीकार कर अगली सुबह के रहस्योद्घाटन का इंतजार करने लगे। अगली सुबह दरबार पूरी तरह भरा हुआ था, लेकिन हवा में रात भर की थकान और उत्सुकता का मिश्रण था। बादशाह अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया, जो शांत और आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई दे रहे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, आपके दरबारी मित्र हार मान चुके हैं। वे घंटों तक सिर खपाते रहे, लेकिन उस वस्तु का नाम नहीं जान पाए जो धनी को हर्ष और निर्धन को भय देती है। अब इस गूढ़ पहेली का रहस्योद्घाटन कीजिए। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर मुस्कुराया। जहांपनाह, इसका उत्तर जितना गहरा है उतना ही स्पष्ट। वो वस्तु है ऋण या कर्ज। दरबार में क्षण भर की खामोशी छा गई, फिर फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल ने व्याख्या की, धनी व्यक्ति कर्ज लेकर अपना व्यापार बढ़ाता है या बड़ी संपत्ति खरीदता है जो उसे हर्ष देता है, पर निर्धन व्यक्ति अक्सर मजबूरी में कर्ज लेता है और उसे चुका न पाने का भय उसकी रातों की नींद छीन लेता है। निर्धन के लिए कर्ज एक भयानक बोझ है। अकबर ने तालियां बजाई और दरबारियों के चेहरे पर निराशा और आश्चर्य का भाव था। पहेली का उत्तर इतना सीधा था, फिर भी वे इस पर विचार नहीं कर पाए थे। वाह बीरबल, बादशाह ने प्रसन्न होकर कहा, केवल तुम ही ऐसी साधारण बात को इतनी असाधारणता से प्रस्तुत कर सकते हो। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक बादशाह के सामने शीश झुकाया। इस प्रशंसा ने दरबार में बैठे कई मंत्रियों और सामंतों के चेहरों पर जलने की लकीरें खींच दी। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन लग रहा था कि एक साधारण मंत्री ने उनकी सामूहिक बुद्धिमत्ता को पराजित कर दिया। वजीर-ए-आजम मीर फतेह, जो अपनी विद्वता पर अत्यधिक गर्व करते थे, ने खंखार कर कहा, माफ करें हुजूर, ये पहेली सरल थी। बीरबल ने केवल समाज के सबसे स्पष्ट सत्य को शब्दों में पिरो दिया।
बुद्धिमानी तो तब मानी जाए जब वो किसी गूढ़ रहस्य को उजागर करे। अकबर ने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए बीरबल की ओर देखा। तो क्या तुम मीर साहब को एक और अवसर दोगे? बीरबल ने एक रहस्यमय मुस्कान दी। अवश्य जहांपनाह। ये प्रश्न अधिक गहन है। सभी दरबारी ध्यान दे। संसार की वो कौन सी चीज है जो समय के साथ लगातार बढ़ती जाती है, पर उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, नहीं कोई उसे घटा सकता है? दरबार में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। मीर फतेह का चेहरा गर्व से सिकुड़ गया। ये अवसर था बीरबल को नीचा दिखाने का। वे तेजी से सोचने लगे, जबकि बीरबल शांत मुद्रा में खड़े थे। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और उत्सुकता से दरबारियों की ओर देखा। समय के साथ बढ़ती चीज जिसे छुआ न जा सके। बादशाह ने स्वयं ही प्रश्न को दोहराया। मीर फतेह पूरी एकाग्रता के साथ जमीन की ओर घूर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जवाब उनकी जीभ के सिरे पर है, बस फिसल रहा है। उन्होंने मन ही मन कई संभावनाओं को परखा। धन नहीं, वो घट सकता है। यश नहीं, वो भी नष्ट हो सकता है। मीर साहब का माथा पसीने से भीगने लगा। जितना वे सोचते, पहली उतनी ही फिसलन भरी लगती। बीरबल के चेहरे पर अब भी वही शांत, रहस्यमय मुस्कान थी, जिसने मीर फतेह का धैर्य तोड़ दिया। बीरबल का मौन उनके लिए एक असहनीय चुनौती बन गया था। अन्य दरबारी भी गंभीरता से विचार कर रहे थे, लेकिन किसी के पास सटीक उत्तर नहीं था। हार मानने से पहले मीर फतेह ने जल्दबाजी में एक अंतिम प्रयास करने का फैसला किया। उन्होंने जोर से सांस ली और बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि ये ज्ञान है। बीरबल की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। क्या ज्ञान को कोई घटा नहीं सकता, मीर साहब? मीर फतेह का चेहरा उतर गया। वो गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें याद आया कि ज्ञान को रोका जा सकता है, भुलाया जा सकता है, या उसका अभ्यास छोड़कर उसे कमजोर किया जा सकता है। अपनी गलती स्वीकारते हुए उन्होंने धीरे से कहा, माफ कीजिए बीरबल, मेरी जल्दबाजी ने मुझे धोखा दिया। ज्ञान निश्चित रूप से घटने योग्य है। पूरा दरबार निस्तब्ध था। बादशाह अकबर ने अब बीरबल की ओर देखा। बीरबल, मुझे लगता है अब समय आ गया है कि तुम ही इस अबूझ पहेली का रहस्य खोल दो। वो कौन सी वस्तु है जिसे कोई घटा नहीं सकता? बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जहांपनाह, ये वस्तु न धन है, न ज्ञान और न ही कोई संपत्ति। ये वो अमूल्य चीज है जो हर क्षण हम सबसे दूर जा रही है, पर जिसे दुनिया की कोई शक्ति कम नहीं कर सकती। फिर बीरबल ने अंतिम शब्द कहे, वो है बीता हुआ समय। पूरा दरबार इस अप्रत्याशित लेकिन गहन उत्तर से गूंज उठा। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। चेहरे पर स्वीकृति और आश्चर्य का भाव था। ये जवाब जितना सीधा था, उतना ही दार्शनिक भी। बादशाह अकबर संतुष्टि से मुस्कुराए। उन्होंने खड़े होकर बीरबल की पीठ थपथपाई। शाबाश बीरबल, तुम वास्तव में असाधारण हो। तुमने सत्य को इतनी सरलता से सबके सामने रखा। धन को दान से घटाया जा सकता है, ज्ञान को अज्ञान से घटाया जा सकता है, पर जो पल बीत गया वो इस सृष्टि में हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है। बीरबल ने विनयपूर्वक सिर झुकाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, समय ही एकमात्र ऐसी अमूल्य वस्तु है जिसे हम खर्च तो करते हैं, पर हमारे खर्च करने से उसकी कुल मात्रा में कोई कमी नहीं आती। बीता हुआ समय स्वयं अपरिवर्तनीय है। अकबर ने तुरंत खजांची को आदेश दिया कि बीरबल को उनके इस अद्भुत उत्तर के लिए सोने की अशर्फियों से भरी एक थाल भेंट की जाए। बीरबल की बुद्धिमत्ता एक बार फिर सिद्ध हो चुकी थी। बीरबल ने विनम्रता से अशर्फियों की थाल स्वीकार की, लेकिन उनकी दृष्टि सोने पर नहीं, बल्कि बादशाह के प्रसन्न चेहरे पर टिकी थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह की दया अतुलनीय है। मेरी बुद्धिमत्ता केवल आपकी प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रतिफल है। पर क्या मैं इस शुभ अवसर पर राजसभा से एक छोटी सी पहेली पूछने की आज्ञा ले सकता हूं? अकबर मुस्कुराए
क्यों नहीं बीरबल, तुम्हारी पहेलियां हमारे मस्तिष्क को जागृत रखती है। पूछो। बीरबल ने चारों ओर बैठे दरबारियों पर एक नजर डाली और गंभीर स्वर में अपनी चुनौती पेश की। दरबारियों, मुझे बताओ, वो कौन सी चीज है जो जितनी अधिक खर्च की जाती है वो उतनी ही बढ़ती जाती है? उसे खरीदा नहीं जा सकता, पर हर कोई उसका धनी बनना चाहता है। जिसके पास ये होती है वो अक्सर उसे छिपाने की कोशिश करता है, पर छिपाने से उसका मूल्य और कम हो जाता है। पूरी सभा में चुप्पी छा गई। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस बार बीरबल ने सबको विचार के गहन सागर में धकेल दिया था। कई अनुभवी पंडितों ने आंखें मूंद ली, जैसे वे गहन चिंतन में हों। वजीर टोडरमल अपने होंठ चबाते हुए हिसाब लगा रहे थे, लेकिन कोई भी वस्तु उन चारों कसौटियों पर खरी नहीं उतर रही थी। मान सिंह ने फुसफुसाते हुए मंत्री फैजी से पूछा, क्या ये अन्न है? नहीं, अन्न तो खर्च करने से समाप्त हो जाता है। कुछ क्षण बाद दरबार के सबसे वृद्ध विद्वान ने हिम्मत जुटाई और कांपते स्वर में कहा, महाराज, क्या ये ख्याति, यश है? बीरबल मुस्कुराए। नहीं पंडित जी, ख्याति को लोग छिपाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि उसे प्रदर्शित करते हैं। ये पहेली कहीं अधिक सूक्ष्म है। सम्राट अकबर, जो इस बौद्धिक द्वंद्व का आनंद ले रहे थे, सिंहासन पर थोड़ा आगे झुके। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, मेरे दरबारी चिंताग्रस्त दिखते हैं। तुम उन्हें एक दिन का समय दो। अगर कल तक वे उत्तर नहीं दे पाए, तब तुम रहस्य खोलो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं समय देना चाहता हूं, परंतु इस पहेली का उत्तर इतना स्पष्ट है कि इसका इंतजार नहीं किया जा सकता। ये हमारे आसपास ही है, ये हमारे आसपास ही है। बीरबल के आत्मविश्वास ने दरबार के माहौल को और भी अधिक तनावपूर्ण बना दिया। उन्होंने एक पल के लिए सभी की आंखों में झांका। दरबार के सभी सम्मानित सदस्य, आप इसे देख रहे हैं, आप इसे महसूस कर रहे हैं, पर इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं उस वस्तु की बात कर रहा हूं जो हर पल स्वयं को प्रदर्शित करती है, फिर भी किसी एक व्यक्ति के अधिकार में नहीं है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि जब हम सब यहां एकत्रित होते हैं तो कौन सी अदृश्य शक्ति या वस्तु हम सभी को समान रूप से घेरे रहती है, जिसे छुपाना असंभव है? दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी ने प्रेम कहा तो किसी ने हवा, लेकिन बीरबल ने दोनों उत्तरों को अस्वीकार कर दिया। सम्राट अकबर उत्सुकता से अब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। बीरबल, बहुत हुआ, अब तुम स्वयं ही इस रहस्य का उद्घाटन करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़े और बड़े सम्मान के साथ कहा, जहांपनाह, वो वस्तु जिसे कोई छिपा नहीं सकता, जो हर जगह मौजूद रहती है और जिसे हर व्यक्ति सहजता से प्रदर्शित करता है, वो है रोशनी, प्रकाश। दरबार में एक क्षण के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक ही जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सम्राट अकबर ने अपने सिंहासन पर वापस बैठकर प्रसन्नता से सिर हिलाया। अद्भुत बीरबल, सचमुच अद्भुत। तुम्हारे तार्किक उत्तर ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम केवल हास्य विनोद के स्वामी नहीं, बल्कि गहन चिंतन के भी धनी हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। उन्होंने अपनी पहेली की व्याख्या करते हुए कहा, जहांपनाह, प्रकाश हर वस्तु को पूरी तरह से घेरे रहता है। इसे छिपाने का अर्थ है केवल अंधकार का निर्माण करना। लेकिन अंधकार भी एक प्रकार से प्रकाश की अनुपस्थिति को ही प्रदर्शित करता है। आप भले ही प्रकाश के स्रोत को छिपा दें, पर उसका प्रभाव या उसकी गैर मौजूदगी भी दिख जाएगी। यह सदैव प्रकट रहता है। अकबर ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए बीरबल को बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट किया। बीरबल ने मोतियों का हार श्रद्धापूर्वक दोनों हाथों में लिया और उसे अपनी पगड़ी से छुआया। जहांपनाह की ये दया मेरे लिए किसी भी ज्ञान से अधिक मूल्यवान है, उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक कहा। अकबर ने धीरे से गर्दन हिलाई, पर उनकी आंखें अभी भी बीरबल की परीक्षा ले रही थी।
पहेलियां सुलझाना एक बात है, बीरबल, पर राजकाज की जटिलताओं को सुलझाना बिल्कुल दूसरी। एक समस्या है जिसने मेरे राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया है। पिछले कुछ हफ्तों से राजधानी में अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग कहते हैं कि शाही खजाना खाली हो रहा है और मैंने कर, टैक्स बढ़ा दिए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन झूठों का स्रोत कौन है, वो अदृश्य व्यक्ति जो हमारे विश्वास के प्रकाश को अंधकार से ढकना चाहता है। क्या तुम इस छिपी हुई सच्चाई को उजागर कर सकते हो? समाप्त।